नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के दिग्गजों से जुड़ी दो घटनाओं की। पहली घटना, गाने गाने पर लिखा है गाने वाले का नाम। लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गई थी। गाने की रिहर्सल हो चुकी थी, सिर्फ टेक होना बाकी था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो गाना आखिरी समय में मुबारक बेगम की झोली में आ गिरा। और दूसरी घटना रफ़ी साहब के शराफत और संकोची स्वभाव की, जिनकी वजह से उन्हें कई महीनों पुलिस के और अदालत के चक्कर काटने पड़े थे। कहा जाता है और माना भी जाता है कि फिल्म हमारी याद आएगी का टाइटल सॉन्ग कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी पहले लता मंगेशकर गाने वाली थी, लेकिन वी शांताराम की किसी रिकॉर्डिंग में व्यस्त होने की वजह से वो इस गीत की रिकॉर्डिंग पर नहीं पहुंच पाई और ऐसे में मुबारक बेगम को बुलाकर ये गीत रिकॉर्ड करवा लिया गया। लेकिन ये अर्ध सत्य है। दरअसल कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी के गीतकार केदार शर्मा ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। लता से उनकी पैसे और रिकॉर्डिंग की डेट जैसे तमाम मुद्दों पर बात हो चुकी थी। तय समय पर केदार शर्मा, संगीतकार स्नेहल भाटकर, लता मंगेशकर और तमाम साजिंदे रिकॉर्डिंग रूम में पहुंचे। गाने की रिहर्सल हुई, लेकिन टेक से ठीक पहले लता का ड्राइवर केदार शर्मा के पास आया और कहने लगा, टेक तब होगा जब आप मुझे 140 रुपये देंगे। केदार शर्मा ने पूछा, किस बात के पैसे? कि सब प्रोड्यूसर देते हैं। केदार शर्मा बेहद शरीफ लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, बाकी प्रोड्यूसर क्या करते हैं क्या नहीं उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझसे मेरी बात करो। लता के साथ मेरी जो भी शर्तें तय हुई उन्हें पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं करूंगा, लेकिन लता ने 140 रुपये जैसी कोई भी बात मुझसे नहीं की थी। इस पर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, कोशिश करके देख लीजिए। केदार शर्मा को ड्राइवर की ताकत का अंदाज़ा तब हुआ जब लता मंगेशकर ने आखिरी वक्त पर रिकॉर्डिंग कैंसिल की और अगली डेट देकर चली गई। साफ जाहिर था कि वो ड्राइवर का पैसा भी केदार शर्मा से ही दिलवाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ही केदार शर्मा से बात कर लेनी चाहिए थी। बहरहाल उस रोज़ रिकॉर्डिंग रूम का किराया और साजिंदों की पेमेंट वगैरह सब मिला के केदार शर्मा का 25,000 रुपया खर्च हुआ। अगली तारीख पर भी यही सब हुआ। संगीतकार स्नेहल भाटकर ने केदार शर्मा से कहा कि आप ये 140 रुपया मेरे अकाउंट में से काट लीजिए, लेकिन केदार शर्मा ने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि बात पैसे की नहीं है, बात है उसूलों की। और जब लता उन्हें अगली डेट देने लगी तो केदार शर्मा ने उनसे कह दिया कि इस गाने का मेरा बजट 50,000 रुपये था। 25,000 रुपये उस रोज़ खर्च हुआ, 25 आज खर्च हो गया। अब जिस रोज़ मेरे पास पैसा होगा मैं फ़ोन करके आपको खुद ही बुला लूँगा। और लता के जाते ही उन्होंने उसी वक्त मुबारक बेगम को बुलाया और उनकी आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड करा लिया। और इस तरह जो गीत लता के अच्छे गीतों में शामिल होता, मुबारक बेगम की अनूठी आवाज़ ने उसे हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का एक नायाब गीत बना दिया। और इसीलिए हम कह सकते हैं, गाने गाने पर लिखा है गाने वाले का नाम। और अब बात उस घटना की जब अपनी शराफत और संकोची स्वभाव की वजह से रफ़ी साहब को पुलिस और अदालत के चक्कर काटने पड़े थे। दरअसल पंजाबी फिल्मों के एक जाने माने संगीतकार थे सरदूल सिंह क्वात्रा, जो सरदूल क्वात्रा के नाम से जाने जाते थे। वो 1928 में लाहौर में पैदा हुए थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार अमृतसर आ गया था। उनके परिवार की अपनी एक फिल्म कंपनी थी। इस बैनर में पोस्ती
और कौड़े शाह जैसी सुपरहिट फिल्में बनी थीं। साल 1953 में सरदुल क्वात्रा मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी म्यूज़िक दिया, जैसे साल 1953 की गूंज और मिर्ज़ा साहिबा, साल 1954 की पिलपिली साहब और साल 1956 की चार मीनार। इन सभी फिल्मों का गीत संगीत हिट रहा। रफ़ी साहब को भी सरदुल क्वात्रा की पंजाबी और हिंदी फिल्मों में गाने के मौके मिले और इसी सिलसिले में उन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। उन्हीं दिनों रफ़ी साहब ने एक पुराना बंगला खरीदा, उसे रेनोवेट करवाया और उसकी पहली मंजिल पर 2 कमरे बनवाए, ये सोचकर कि वो शादी के बाद उनके बेटे खालिद के रहने के काम आएंगे। एक रोज़ सरदुल क्वात्रा रफ़ी साहब से आकर मिले, कहने लगे कि आपकी पहली मंजिल पर वो जो 2 कमरे खाली पड़े हैं, कुछ दिनों के लिए मुझे रहने के लिए दे दीजिए। जब भी आप कहेंगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैं वो कमरे खाली कर दूंगा। रफ़ी साहब चाहकर भी ना नहीं कर पाए और सरदुल क्वात्रा उस हिस्से में रहने के लिए आ गए। कुछ सालों बाद ज़रूरत पड़ने पर जब रफ़ी साहब ने सरदुल क्वात्रा से मकान खाली करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और जब रफ़ी साहब ने दबाव डाला तो सरदुल क्वात्रा ने रफ़ी साहब और उनके परिवार के खिलाफ पुलिस में मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करा दी। रफ़ी साहब को महीनों पुलिस और अदालत के चक्कर काटने पड़े, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनकी इतनी इज्जत थी कि लोगों ने सरदुल क्वात्रा का बायकॉट कर दिया। काम मिलना बंद हुआ तो सरदुल क्वात्रा को मजबूरन पंजाब वापस लौट जाना पड़ा। कई साल उन्होंने चंडीगढ़ में बिताए और फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां 77 साल की उम्र में साल 2005 में उनका निधन हो गया। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अफवाहें फैलाना या किसी भी कलाकार के सम्मान को कम करना बीते हुए दिन का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य आप तक वो अनसुनी घटनाएं पहुंचाना है जिनके हमारे पास प्रमाण भी मौजूद हैं। जैसे केदार शर्मा ने अपनी आत्मकथा वन एंड लोनली केदार शर्मा में हमारी याद आएगी से जुड़ी घटना का विस्तार से वर्णन किया है और इसी तरह गुजराती के मशहूर साहित्यकार और बीते हुए दिन के निकट सहयोगी श्री रजनी कुमार पंड्या ने सरदुल क्वात्रा और मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी इस घटना का विस्तार से विवरण अपनी किताब आपकी परछाइयाँ में दिया है। तो ये थे हिंदी फिल्म संगीत के दिग्गजों से जुड़े 2 किस्से। मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी भूली बिसरी शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज़ लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।